बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूँ। आज 11 मई है और दिन है बुध का। व्यूअर्स, 3 खबरें हैं जिस पर मैं तफसील से बात करूंगा। पहली खबर, आसिफ अली जरदारी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने ताकतवर हलकों से एक दरखास्त की है। ये दरखास्त क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर नवाज शरीफ से फ़ोन पर क्या बात हुई और अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने क्या झूठ बोला, आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और आज एक इंटरव्यू भी हुआ ख्वाजा आसिफ का, जो वज़ीर दिफा हैं, और वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बरस पड़े। और दूसरी तरफ वो पॉलिसीज़ जो इमरान खान की थी, आज उन्होंने इसे इंडोर्स किया। और अपनी पार्टी के बारे में वो क्या कहते हैं, आज के इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर एक खबर मरीम नवाज के हवाले से भी है कि उन्हें अब VVIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा, और ये किसके कहने पर दिया। और आपको याद रखना होगा, आज लंदन में मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपने भाई नवाज शरीफ से। और ये मुलाकात कहाँ हुई, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और इस वक्त इजलास जारी है, और जब ये वीडियो आ जाएगी तो इजलास खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो भी करूंगा और अंदर की कहानी आपके सामने रखेंगे। आज काफ़ी अरसे बाद आसिफ अली जरदारी साहब मीडिया के सामने जलवागर हुए, और इस इंटरेक्शन के अंदर उन्होंने 3 बातें बड़ी अहम कही। उनसे सवाल किया गया कि मुल्क के अंदर इलेक्शन जल्द होने चाहिए और कब होने चाहिए। आपको याद रखना होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब एक मेजर स्टेक होल्डर्स हैं सिंध के अंदर, और उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सिंध के अंदर इलेक्शन नहीं करवाना वक्त से पहले। और ये किसी सूरत भी उन्हें कबूल इसलिए नहीं था क्योंकि वो समझते हैं कि एक बैठी हुई हुकूमत को अगर घर भेज दिया जाए और दोबारा इलेक्शन में हम चले जाएं तो इसका उन्हें क्या फ़ायदा होगा। और आज भी वो ये बात मानते हैं। और फिर उन्होंने इस बयानिए के साथ एक और बयानिया जोड़ा कि अगर आपने इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाने होंगे। ये वो बयानिया है, ये वो स्टेटमेंट है जो आज आसिफ अली जरदारी ने दी। और व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि इस स्टेटमेंट से पहले उनकी टेलीफोन पर बात हुई नवाज शरीफ साहब से। आपको बताते चलें, इससे पहले हमने अपने वीलॉग के अंदर ये बात आपके सामने रखी थी कि नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के दीगर लोगों ने राब्ता किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और कहा था कि आप भी इस काबीना के तमाम लोगों के साथ लंदन आए और बैठकर बात करते हैं कि हमने आइंदा का क्या लाएअमल रखना है और क्या स्ट्रेटेजी होगी, जिसको टर्न डाउन कर दिया गया। अब टेलीफोन पर बात हुई और आसिफ अली जरदारी साहब को इत्मीनान में लिया गया कि अगर आप इसलिए मिल रहे हैं और आपके मिलने का बुनियादी मकसद ये है कि मुल्क के अंदर जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए जाएं, तो मेरा 2 टोक मौक़िफ़ ये है कि आपको पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाने होंगे, और इलेक्शन रिफॉर्म्स के करवाने के बाद आप जो चाहें कर सकते हैं। और इस बात पर इत्तफाक किया गया कि आइंदा 3 से 4 माह के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स जो हैं वो करवा लिए जाएं, जो तब्दीलियां करनी हैं वो कर ली जाएं। और इंटरेस्टिंगली आज आसिफ अली जरदारी ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी, वो बार बार कहते रहे कि फॉरेन पाकिस्तानी, लफ्ज़ फॉरेन पाकिस्तानी नहीं होता आसिफ अली जरदारी साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी, कोई गैर मुल्की पाकिस्तानी नहीं होता, पाकिस्तानी पाकिस्तानी होता है। और किसी सियासतदान के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तानी होने या ना होने की सनद जो है वो तकसीम कर सके, जैसा आज आपने असनाद तकसीम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब से बात करने के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का बुनियादी मकसद ये भी था कि इस वक्त तमाम अटेंशन मीडिया की उस मुलाकात के ऊपर लगी हुई है जो लंदन में हो रही है। और आसिफ अली जरदारी ने अपनी प्रेजेंस शो करके ये एक पैगाम देने की कोशिश की कि हम भी इस सिस्टम के मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, और अगर कोई फैसला वहाँ से किया जाता है तो याद रखा जाए हमारी क्या डिमांड्स हैं और हम क्या चाहते हैं। तो ये एक बहाना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। टेलीफोन कॉल आई, बातचीत हुई, पैगाम दिया गया कि आपको अगर इलेक्शन करवाने हैं तो 4-5 माह के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स करवाएं। और इस इलेक्शन रिफॉर्म्स के जरिए व्यूअर्स अब क्या होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के हक पर डाका डाला जाएगा, बिल टेबल कर दिया गया है। अब क्या होगा कि आप जो पार्टी पार्लियामेंट के अंदर जिसकी अक्सरियत होगी उस हिसाब से सीट्स ओवरसीज पाकिस्तानियों को दे दी जाएंगी, यानी 1 या 2। और वो जो वोट का हक था इससे भी महरूम कर दिया जाएगा। वो जितनी भी तब्दीलियां और जितने भी रिफॉर्म्स लाए गए थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, उसको सबूताज कर दिया जाएगा। इंटरेस्टिंगली आसिफ अली जरदारी साहब ने 2 बातें बड़ी अजीब सी कही। ये अजीब इसलिए भी हैं क्योंकि वो कहते हैं कि नैब कवानीन तब्दील होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आने चाहिए, क्योंकि अगर ये रिफॉर्म्स ना आए तो मुल्क की इकॉनमी तबाह हो जाएगी। ये अजीब मंतक आज आसिफ अली जरदारी साहब ने दी। इलेक्शन रिफॉर्म्स जिसको वो तब्दील करना चाहते हैं, वो उस रास्ते को रोकना चाहते थे जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक लॉन्ग एग्जिस्टिंग स्ट्रगल थी ओवर द ईयर्स। और ये तमाम जमातें कहती रही कि हम जब इक्तदार में आएंगे
तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देंगे, और आज उसको सबोताज जो है वो किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी साहब ने जो नवाज शरीफ साहब को फोन किया, उसमें यह भी तय किया गया कि टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, क्योंकि ख्वाजा आसिफ, जिस पर मैं बाद में आऊंगा, और मुख्तलिफ हलकों से और मुख्तलिफ जो पार्टी के अंदर लोग हैं, बयानात दिए जा रहे हैं कि किस किस्म का इलेक्शन होगा, कब होगा, और ये एक बहुत बड़ी इक्तिसादी रिस्क था जो लिया गया, जैसा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा। इंटरेस्टिंगली एक और बात आसिफ अली जरदारी ने इस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, और वो ये कहते रहे कि उनकी पार्टी मुल्क की सबसे बड़ी जमात है। अब ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए भी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने शायद पिछले इलेक्शंस का रिजल्ट नहीं देखा, और उससे पहले भी इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए वो भी नहीं देखे। आपकी जो अक्सरियत है वो सिंध के अंदर है, और आप ये पैगाम दे रहे थे कि हमें जीतने नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ताकतें ऐसी मौजूद हैं कहीं ना कहीं जिन्होंने आपके वोट पर डाका डाला और किसी और जमात को जिताया। इससे पहले नून लीग की गवर्नमेंट थी, और उससे पहले जो हालात मुल्क के अंदर थे वो भी आपके सामने है कि किस तरह हुकूमत बनी और हुकूमतें बनाई गई। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके अंदर व्यूज ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी जमात को, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, सिर्फ सिंध की हद तक इसकी एग्जिस्टेंस हमें नजर आएगा, उसे आज पूरे मुल्क की नुमाइंदा जमात कह रहे हैं। मेरा ख्याल में शायद ये बयान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी एक आंख भी नहीं भाएगा। पीटीआई तो खैर एक कंपटीशन में तमाम जमातें मिलकर उन्हें हर वक्त बुरा भला कहते रहते हैं, और एक आपको महाजराई नजर आएगी पीटीआई के हवाले से, लेकिन ये एक महाजराई और ये पैगाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी दिया गया है। सवाल वहां पे ये भी हुआ था कि इलेक्शन अलायंस क्या होगा, तो उस पर उन्होंने बड़े मासूमी के साथ, मासूम अंदाज में और हंसते हुए ही कहा कि जनाब, इलेक्शन अलायंस इलेक्शन के वक्त किया जाता है, यानी इस हुकूमत से जो फ़ायदा आपने हासिल करना है, नैब रिफॉर्म्स करवाने हैं, अपने केसेस को दबाना है, रिकॉर्ड को गायब करवाना है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स, क्योंकि आपकी जमात हो या मुस्लिम लीग नून हो या फजल रहमान ग्रुप हो या बाकी दीगर जमातें, इनकी प्रेजेंस पाकिस्तान से बाहर आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगी। और एक बहुत बड़ा वोट बैंक है इमरान खान का, जिसे कुचलने की कोशिश की जा रही है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएंगे, रिफॉर्म्स करवाएंगे और फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। अच्छा, अब उन्होंने एक और बात कही कि मैंने नवाज शरीफ साहब को समझाया है। नवाज शरीफ साहब डटे हुए थे। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जिस मकसद के लिए हमने इस इत्तेहाद में शामिल हुए, हमारे मकासद पूरे नहीं हुए। बेटी मेरी बाहर नहीं आ सकती, मैं पाकिस्तान नहीं जा सकता, तो फिर काहे का ये इत्तेहाद? हमें इस इत्तेहाद से अलग होना है। जिन लोगों ने ये इत्तेहाद करवाया, हमें उनको ये पैगाम देना है कि अब हम लंदन में बैठ गए हैं और यहाँ से फैसला करके उठेंगे। तो ये बात आसिफ अली जरदारी को भी भिजवाई गई, उन तक पहुंचाई गई फ़ोन के ज़रिए, और फिर अब ये पैगाम बाज़ लोगों को भी पैगाम दे दिया गया है कि अब हमने फैसला करना है कि अब हम मुल्क के अंदर कब इलेक्शन करवाएंगे। और ख्वाजा आसिफ का जो बयान आज का है व्यूअर्स, ये इससे रिलेटेड है। फिर इंटरेस्टिंगली वो ये भी कहते हैं कि बाहर के लोगों को गुमराह किया गया, यानी उन्होंने पूरी ओवरसीज पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, दुनिया के जिस मुल्क में भी आबाद है, उन्हें गुमराह कर दिया। इससे पहले भी बयानात आते रहे हैं, जिसमें नून लीग की तरफ से बयानात आए, एहसन इकबाल की तरफ से, कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या पता कि मियां चन्नू में क्या हो रहा है, मुरीद के में क्या हो रहा है, तो लिहाजा उनको वोट देने का हक नहीं है। आज वही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह ने कर दी, और वो ये कहते हैं कि बाहर के लोग गुमराह हैं, वो यहाँ नहीं रहते, यहाँ की गर्मी का पता नहीं, यहाँ की महंगाई का पता नहीं, लेकिन रेमिटेंस की मद में पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी एक कसीर रकम पाकिस्तान भेजते हैं, और सिर्फ एक सोने की मुर्गी ओवरसीज कम्युनिटी बनकर रह गई है। इससे ज़्यादा हमारी इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में हैसियत नहीं है। व्यूअर्स, ये एक तल्ख हकीकत है। पाकिस्तान के अंदर वो जो हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, जो दोस्त यार जितने भी रहते हैं, बाहर के जितने भी ताल्लुकात हों, उन्हें इस तरह देखते हैं कि बाहर से लड़का आया है या बाहर से उनके कोई रिश्तेदार की आमद हुई है, तो यकीनन ये एक मालदार असामी है। तो ओवरसीज कम्युनिटी की भी हैसियत सिर्फ एक मालदार असामी की है। रेमिटेंस की मद में आप पैसे भेजें, हमारे पैसे से इकॉनमी चलेगी, लेकिन हमें हमारा हक जो है ओवरसीज कम्युनिटी को वो नहीं दिया जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सोल्यूशन बाहर वाले नहीं, पाकिस्तान से बनेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इम्पोर्टेड हुकूमत जो इस मुल्क पर काबिज है इस वक्त, उसकी पूरी काबीना को एक्सपोर्ट किया जाता है लंदन, और इसहाक डार की रिहाइश के ऊपर ये मुलाकात हुई, जहां पे काबीना के तमाम लोग मौजूद थे, नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए थे। वहां पर ये फैसले हो रहे हैं। इन्होंने एक तरह से ये एक तंज किया
और इससे पहले भी वो ये कर चुके हैं कि जो शख्स पाकिस्तान में मरना नहीं चाहता वो सियासत क्या करेगा, जिस पे मरीम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों लिया था और उन्हें कहा था कि हम जो जानते हैं वो आप नहीं जानते, और गारंटी कौन देगा नवाज शरीफ की सेहत की और जिंदगी की। आज ये बात तो दोबारा कही गई कि सोल्यूशन बाहर वाले नहीं करेंगे। बाहर वालों से मुराद ओवरसीज कम्युनिटी नहीं है व्यूअर्स, बाहर वालों से मुराद नवाज शरीफ साहब का उन्होंने तस्करा कर दिया। और इस बात को मैं कंफर्म कर रहा हूं मेरे सोर्सेस के मुताबिक कि व्यूअर्स एक गम गुस्सा था, नाराजगी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एंड के ऊपर कि आप पूरी की पूरी काबीना को लंदन लेकर जा रहे हैं तो क्या पैगाम जाएगा, जिस पर नाराजगी का इजहार भी किया गया और ये पैगाम पहुंचाया भी गया है। अब दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ये भी कहते हैं कि, और ये एक दरखास्त थी, ये कहते नहीं है, ये दरखास्त की गई है इनडायरेक्टली। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ दरखास्तें थी, कुछ पैगामात थे, और जो दरखास्त की गई है वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से की गई है। बाज़ लोग ये बुरा मान जाते हैं कि आप जनरल्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। देखें, आज BBC का पूरा इंटरव्यू मौजूद है और आपके मुल्क का वज़ीर दिफा ये कहता है, और आसिफ अली जरदारी ने भी आज ये कहा कि मुल्क के अंदर रियासत और इदारे इस वक्त किसी के हक में नहीं है, वो सिर्फ निज़ाम और आइनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हैं। तो हम किस तरह खामोश रह सकते हैं या हम इस पर अपना तज्जिया क्यों नहीं पेश कर सकते। दरख्वास्त ये की गई है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, और बहुत ही मौदबाना अंदाज में बिटवीन द लाइंस ये पैगाम दिया गया कि एक शख्स टीवी पर बैठकर शोर मचाता है कि इलेक्शन करवाओ। रोज़ाना ये गर्दान हम सुनने को हमें मिलती है कि इलेक्शन करवाए जाएं, फौरी करवाए जाएं, इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के सिवा कोई हल नहीं है। थोड़ा सा वक्त रह गया है, ये आसिफ अली जरदारी के अल्फाज हैं कि थोड़ा सा वक्त रह गया है। जो काम हम कर रहे हैं अगली हुकूमत ने आकर भी तो यही काम करना है, लिहाजा हमें इक्तदार में रहने दिया जाए। अब इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान का डबल प्रेशर बिल्टअप हो रहा है उन लोगों पे जो इमरान खान पे प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं। शेख रशीद साहब का बयान मौजूद है और उन्होंने कहा, और ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कि जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती हम किसी से बात नहीं करेंगे। अब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक पैगाम ये भी दिया ताकतवर हलकों को कि जनाब हमें रहने दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं तो फिर वो दूसरी बात ये करते हैं कि अगर मुल्क के अंदर इलेक्शन हुए और सिचुएशन क्या होगी कि अगर जमातों को, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं व्यूअर्स, और ये समझना बहुत ही जरूरी है कि पैगाम क्या दिया कि अगर मुल्क में दोबारा इलेक्शन हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो मुमकिन नशिस्तें हैं, यानी इससे +5-6+ होंगी या माइनस होंगी, इससे ज्यादा हासिल नहीं करेंगी, और यही हाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का होगा, तो फिर भी हम मिलकर हुकूमत बना लेंगे। ये पैगाम है जो उन्होंने दिया है। तो फिर आप किसका रास्ता रोकेंगे? और फिर एक बार फिर अगर 2/3 अक्सरियत नहीं मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो फिर भी यही हुकूमत बननी है। और इसी वजह से व्यूअर्स हम बार बार ये कह रहे थे, आज जो आसिफ अली जरदारी ने ये बात कर दी कि इमरान खान ने अगर इक्तदार में आना है, और इमरान खान साहब ये खुद भी बात कर चुके हैं कि अगर उन्हें 2/3 अक्सरियत ना मिली तो वो हुकूमत नहीं बनाएंगे, क्योंकि हुकूमत, जो हाल इस हुकूमत का हुआ जो खान साहब की थी कि लोग ब्लैकमेलिंग करते थे और इस हुकूमत को तबाह कर दिया, ये काम दोबारा हो सकता है। और इसीलिए आसिफ अली जरदारी ने ये पैगाम दिया है कि अगर इलेक्शन होते हैं हम दोबारा हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे, और हम हुकूमत किस तरह बनाएंगे, हम अपने साथ मुस्लिम लीग नून को शामिल करेंगे, हम अपने साथ फजल रहमान साहब को शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ हम दीगर जमातों को भी ऑन बोर्ड लेंगे। तो बेहतर यही है कि इस वक्त को गुजारा जाए, और वो काम जो आने वाली हुकूमत ने, यानी जिसका जिक्र शहबाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं कि हम कौमी हुकूमत बनाएंगे, तो लिहाजा इसी हुकूमत को कंटिन्यू करने दें। नाम कौमी हुकूमत नहीं होगा, लेकिन काम और जिस अंदाज से बनी है वो अंदाज जो है वो कौमी हुकूमत वाला ही होगा। व्यूअर्स, इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ और भी बातें कही हैं। ओवरसीज कम्युनिटी में तो बहुत ही गम गुस्सा पाया जाता है, और मेरी इतलात के मुताबिक शायद एहतजाज भी किया जाएगा, और एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है। लंदन के अंदर भी एहतजाज, जब ये मुलाकात हो रही होगी शहबाज शरीफ की अपने भाई के साथ, तो फिर ये एहतजाज जो है वो किया जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी आज जिसका जिक्र किया, और वो बात मान गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ये बात नहीं माना। वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान, जो लोग पाकिस्तान नहीं चला सकते, और जो लोग दोस्त जो उनके छोड़कर चले गए, यानी उनका इशारा मुनहरिफ अराकीन की तरफ था, तो फिर आप किस तरह हुकूमत चलाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा कि मुनहरिफ अराकीन मुनहरिफ हुए, सबूत मौजूद हैं, जिसको आज उन्होंने डिनाउंस कर दिया, डिफाई कर दिया।
मानने से इनकार कर दिया। और अब पीटीआई इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है, एक अलग बहस है। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब मान गए कि ऐसा सब कुछ हुआ और ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं। सिंध हाउस के अंदर क्या हुआ वो भी कौन को पता है, लेकिन कोई शख्स और कोई इदारा अगर नहीं मान रहा तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और व्यूअर्स, आखिरी बात, मरासले पर सवाल किया गया मजहर अब्बास की तरफ से, वो भी वहां पे मौजूद थे और उन्होंने कहा कि क्या आपने मरासला पढ़ा है, जिसपे आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैंने मरासला नहीं पढ़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये भी फैक्ट है कि हिना रबानी खर उस कौमी सलामती कमेटी में मौजूद थी और यकीनन उन्होंने जाकर ब्रीफ किया होगा आसिफ अली जरदारी को कि मरासले में क्या है। और जो एम्बेसडर हमारे थे उन्होंने उस मीटिंग के अंदर क्या कहा, और यही बुनियादी वजह बनी कि DGI-SPR का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है और फिर कम से कम अल्फाज का चुनाव किया गया उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज लिखे गए, एक्सप्लेनेशन दी गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा, लोग उससे ज़्यादा मतलब निकालेंगे। लिहाजा कम से कम अल्फाज का चुनाव किया जाए और कम से कम लिखा जाए ताकि लोगों को समझने में इतनी ज़्यादा मुश्किल भी ना हो और आसानी भी ना हो। तो ये एक टैक्टिक थी जो उन्होंने अपनाई। लेकिन जो बाइडेन के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है और कम से कम मुझे फ़ोन तो करता। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क करने पर तुली हुई है। और आज इंटरेस्टिंगली आसिफ अली जरदारी के बाद जो बात किसी ने कही है जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भी उन तमाम पॉलिसीज़ को इंडोर्स किया है जो इमरान खान साहब की थी। ये पॉलिसीज़ क्या थी, इस पर मैं वन बाय वन आपके सामने हकाइक रखता हूँ और फिर कुछ इंपॉर्टेंट सवालात हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब के बाद ख्वाजा आसिफ का ये जो बयान सामने आया इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ एक चार्जशीट खड़ी की, खुसूसन पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलने वाले वो तमाम सियासी किरदार जो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी पार्टी के अंदर मौजूद हैं। आज उनको आईना भी दिखाया गया और उनसे गिला भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद मुनाफिकत का ये मकाम है कि ख्वाजा आसिफ साहब एक बार फिर तोपों का रुख उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ किया। इंटरेस्टिंगली सवाल था इलेक्शन के हवाले से, वो ये कहते हैं कि मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती से कबल ही इलेक्शन करवा दिए जाएं। अब इसके ऊपर बहुत सारी बहस हो सकती है कि शायद आसिफ अली जरदारी जिस तरह इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स की, तो ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं जो अपनी पार्टी की लाइन को, और यकीनन ख्वाजा आसिफ किसी न किसी के कहने के ऊपर जो बात उन्होंने इंटरव्यू में कही वो खुद से नहीं कही होगी और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी की बैकिंग मौजूद है। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि तैनाती का मामला तो एक तरफ है, लेकिन इलेक्शन हम कभी भी करवा सकते हैं। वो पहले भी हो सकते हैं नवंबर से, नवंबर के बाद भी हो सकते हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट पहले भी आ सकती है और उसके बाद भी आ सकती है, और नई गवर्नमेंट आए वही इस बात का फैसला कर ले कि कब इलेक्शन करवाने हैं। अब देखें, कोई फाइनल बात नहीं हुई। अगर हतमी पैगाम दे दिया जाता, स्टेटमेंट दे दी जाती, तो शायद हम ये कह सकते कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है। ऐसी स्टेटमेंट्स उस वक्त जारी की जाती हैं जब आपने चेक करना हो कि हवा का रुख क्या है, हवा तेज चल रही है, हवा गर्म है, सर्द है, और क्या पैगाम आता है, इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, अपोजिशन यानी इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ सामने आएगा, और सबसे बढ़कर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के इदारे, उनकी तरफ से किस किस्म का रद्द अमल सामने आता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि बावजूद बाजवा मुद्दत मुलाजमत तोसी नहीं होगी। इससे पहले भी DGI-SPR की स्टेटमेंट भी आ चुकी है, और उससे पहले भी जो निजी महफिलों में जिसमें अमजद शोएब लेफ्टिनेंट जनरल उनसे गुफ्तगू हुई आर्मी चीफ की, तो उन्होंने भी ये कहा कि बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वो अपनी मुद्दत को पूरी करें और अपना जो अगला जो भी आर्मी चीफ होगा वो कमान जो है उसके हवाले कर दी जाए। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और बात कही है कि आर्मी चीफ की तकर्री इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होनी चाहिए, यानी जो सीनियर मोस्ट जनरल होगा उसे आर्मी चीफ के ओहदे पर तरक्की दे दी जाएगी। और वो अखज़ करते हैं इस तरीके को जो अडॉप्ट किया, और मिसाल देते हैं पाकिस्तान की अदलिया की, और वो कहते हैं कि 2028 में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा मुझे आज ही मालूम है, क्योंकि वहाँ पर जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाता है वो सीनियर मोस्ट जज को मुल्क का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो लगा दिया जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ख्वाजा साहब अगर 2023 का जिक्र करते और कहते कि मुझे मालूम है कि 2023 के अंदर किसने चीफ जस्टिस होना, तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि 2023 के अंदर मुल्क का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब होंगे, और एक ख़ास किस्म का टिल्ट पाया जाता है पूरी मुस्लिम लीग नून के अंदर। जब उनका रेफरेंस चल रहा था, जब उनके केसेस चल रहे थे, तो बाकायदा बयानबाजी हुई, नून लीग एक पार्टी के तौर पर
ان کے حق میں سامنے آئی تو انٹرسٹنگ ہوتا کہ اگر ان کا نام لیتے. اب یہ اس طریقے کو اڈاپٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ پریروگیٹو ہے. جتنے نام وزیر اعظم کے پاس چلے جاتے ہیں ان ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کیا جاتا ہے. میں نے اس سے پہلے بھی متعدد بار یہ بات کہی ہے کہ یہ پریروگیٹو ہے وزیر اعظم کا. 3 نام بھیجیں, 4 نام بھیجیں, 5 نام بھیجیں, آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے سینیورٹی کی بنیاد کے اوپر. یا تو پھر آپ تبدیلی کریں یا باؤنڈ کر دیں چیف ایگزیکٹو کو اور آئین کے اندر اور قانون کے اندر تبدیلیاں لے آئیں کہ جناب اب آپ بھول جائیں, ایسا نہیں ہوگا. صرف آپ زمانی جمع خرچ کریں گے تو پھر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اگر آپ سمجھیں کہ جس طرح برطانیہ میں ایسا ہوتا ہے کہ قانون آئین جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ریٹن پیس آف پیپر, لیکن وہاں پر جو کنونشنز ہیں اتنے زیادہ اسٹرانگ ہیں کہ لوگ ایک آئین جو لکھا ہی نہیں گیا اس کے باوجود روایات کی بنیاد کے اوپر, کنونشنز کی بنیاد کے اوپر پورے سسٹم کو بہت ہی اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. تو آپ خدا را ایسی چیزوں کو فلوٹ مت کریں. پھر آرمی چیف کی تعیناتی ہی حکومت کی تبدیلی کی وجہ بنی, یہ ایک سوال ان سے کیا گیا اور بی بی سی نے اسے رپورٹ بھی کیا ہے. ویورز, بہت پہلے جب آئی ایس سی چیف کی تقرری کا معاملہ آیا تو خان صاحب کا بیان ریکارڈ پر موجود ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ افغانستان کا انخلا ہو رہا ہے, فوجیں یہاں سے جا رہی ہیں, ہمارے بارڈرز بہت سینسیٹیو تھے, تو میرا ایک لیزون بہت اچھا بن گیا تھا اور میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتا تھا. لیکن شاید آرمی کے اندر سے, یعنی آرمی چیف کو یہ بات, ان کی ایک اپنی پرسیپشن تھی, وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے نہیں بات مانی. تو کہیں نہ کہیں بون آف کنٹینشن جو ہے وہ موجود ہے. لیکن خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کے جانے کی بنیادی وجہ یہ تقرری جو تھی نومبر اکتوبر, جس کا میں متعدد بار ذکر بھی کر چکا, وہ بنیاد بنی. ویورز, اب انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جو سوال مریم نواز کے حوالے سے کیا گیا اور فوج مخالف تقریروں کے حوالے سے کیا گیا, تو خواجہ آصف صاحب اپنی پارٹی پہ برس پڑے ان اے وے, اور منافقت انہوں نے تھوڑی سی آگے جا کر کی ہے, اور وہ منافقت عمران خان صاحب کے حوالے سے کی ہے, اور پارٹی کو انہوں نے کلین چٹ نہیں دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی پارٹی کے اندر متعدد بار یہ کہہ چکا ہوں کہ خدارا لوگوں کے نام مت لیں. جیسا مریم نواز نے جنرل فیض کا نام لیا, جب آپ اداروں کے کو گھسیٹیں گے نام لے کر, آرمی چیف کو جب گھسیٹیں گے نام لے کر, تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. اور آج وہ منافقت جس کا ذکر میں پروگرام کے شروع میں سے کرتا آ رہا ہوں, اور میں نے بتایا آپ کو, خواجہ آصف صاحب نے عمران خان کو کے بارے میں کہا کہ یہ اداروں کے خلاف بات کرتا ہے, یہ اداروں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے. ایک سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں جس میں خان صاحب نے آرمی چیف کا نام لیا ہو, کسی آئی ایس آئی چیف کا نام لیا ہو, نام لے کر کسی بھی ادارے کے کسی بھی فرد کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو. تو یہ وہ دوہرے معیار ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنائے ہوئے ہیں. ویورز, لندن کے اندر ملاقات جاری ہے اور اس کے حوالے سے میں لیلا سے ایک ویڈیو کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آج لندن میں سارا دن کیا ہوتا رہا. لیکن جاتے جاتے آپ کو ایک خبر دے دیں, اور یہ خبر اس لیے بھی ضروری ہے, منافقت کا کیونکہ میں نے ذکر کیا. مریم نواز کو اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ وی وی آئی پی سیکیورٹی دی جائے گی, اور یہ وزارت داخلہ میں تھریٹ اسیسمنٹ کمیٹی کی سفارش پر کیا گیا ہے. اور وزارت داخلہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے انڈر ہے, اور نواز شریف صاحب کی وہ بیٹی ہیں, تو وی وی آئی پی پروٹوکول تو انہیں ملے گا ہی. یعنی فوج بھی آپ کے ساتھ ہوگی, رینجرز آپ کے ساتھ ہوگی, پولیس کے دستے آپ کے ساتھ ہوں گے, اور آپ جہاں سے گزریں گی آپ یہ کہیں گی کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, اور اس ملک کے اوپر حکمرانی کرنے کا حق صرف ہاؤس آف شریف کو ہے. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لندن کے حالات رکھیں گے کہ کس طرح لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں شہباز شریف کی لندن آمد کے موقع پر, اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کا جو ان کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کے اوپر اوورسیز پاکستانی کیا کہتے ہیں. اور سلمان شبیر آسٹریلیا سے ایک کمپین بھی رن کر رہے ہیں, انہوں نے بہت کام کیا اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے. میں ان کے ساتھ بھی ایک سیٹنگ کر رہا ہوں اور حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا, کب کھٹکھٹایا جائے گا. لیکن مجھے کچھ زیادہ اس سسٹم سے, اس نظام سے زیادہ امید نہیں ہے, کیونکہ آج جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کر دیا ہے, اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جواز رہ جاتا ہے. الیکشن کمشنر کو فی الفور اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے, اور وہ کام جو پچھلے جب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں کروا سکتے, حلقہ بندیوں کا معاملہ ہے, اب تاریخ دے دی گئی ہے, حلقہ بندیاں بہت قریب ہیں. تو میرا خیال ہے کہ منافقت کے یہ سٹینڈرڈز ہیں جو ہمارے اس وقت سامنے موجود ہیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.